प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम इंटरफेरेंस पढ़ें, हम कुछ टर्म्स जो इंटरफेरेंस में यूज होंगी उनको देख लेते हैं, जैसे कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज यानी कि दो सोर्स जो एक जैसी लाइट इमिट करते हों उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। यानी टू और मोर सोर्सेज आर सेड टू बी, टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी coherent sources. If they emit light having which either vibrate in same phase or having constant phase difference, they must have same wavelength, must have same wavelength, frequency, amplitude, मतलब उनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ये सेम होनी चाहिए। यानी कि सब कुछ सेम होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि दो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे मिलते हों उन्हें हम कोहेरेंट कह सकते हैं, कोहेरेंट पर्सन कह सकते हैं। लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे, चाहे उनका फेस कितना भी आपस में एक दूसरे से मिलता हो, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ज़रूर होता है। तो हम यानी ये कहना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग बच्चे या अलग अलग व्यक्ति कोहेरेंट पर्सन नहीं हो सकते। हाँ, अगर एक व्यक्ति मिरर के सामने खड़ा है, वो और उसकी जो मिरर इमेज है वो दोनों एक जैसी होती हैं। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स, बट द सोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम द सिंगल सोर्स इज टेकन एज कोहेरेंट सोर्सेज। अब कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिससे कोहेरेंट सोर्स? मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज। कौन कौन से मेथड है? द कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जैसे पहले ही मैं बात करता हूं बाय यंग्स डबल स्लिट मेथड। डबल स्लिट मेथड, इससे कोहेरेंट सोर्स पैदा किए जा सकते। कैसे? जैसे सपोज कीजिए एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और यहां पर दो स्लिट्स करती हैं। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे यहाँ कोई बोर्ड है और मैं दो सुराख कर दूँ और इधर से एक बल्ब उन दोनों के बीच में इस साइड में थोड़ी दूरी पर रख दें, तो आपको तो ये दो लाइट इन दोनों होल से आती हुई दिखाई देगी ना, लेकिन वो लाइट एक ही सोर्स से आ रही है। तो ये दोनों सोर्स, ये जो होल हैं, इस टाइप से ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। यानी ये जो स्लिट्स हैं, नैरो स्लिट्स S1 और S2, दे कैन बी एक्ट एज दी कोहेरेंट सोर्सेज। लाइट यहां से चलेगी, एक ही सोर्स से लाइट आ रही है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है इनसे, तो ये दोनों सोर्स जो है ये कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। एक तो यंग डबल स्लिट मेथड से होता है, एक और तरीका भी होता है बेटे, जैसे बाई प्रिज्म मेथड। बाई प्रिज्म मेथड से भी हम कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? बाई प्रिज्म एक स्पेशल प्रिज्म होती है। आप जानते हैं किसी भी प्रिज्म में तीन एंगल होते हैं। बाई प्रिज्म में भी तीन ही एंगल होते हैं, लेकिन ये एक 179 डिग्री का होता है
और बाकी जो बच गए, क्योंकि तीनों तो 180 डिग्री के होते हैं, तो हाफ हाफ डिग्री के ये एंगल्स होते हैं। यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ द प्रिज्म हैविंग एंगल्स हाफ हाफ एंड 179 डिग्री। अब जैसे ही कोई सोर्स, सपोज कीजिए यहाँ पर ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो यहाँ से जब लाइट चलती है तो इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और ये देखिए ये इधर चल जाती है, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, ये एक यहाँ पर सोर्स हो गया है हमारा S1, और यहाँ से ये लाइट ये बेंड हो जाएगी, इधर चली गई, और ठीक ऐसे ही ये सोर्स जब लाइट इधर जाएगी तो ये भी यहाँ से बेंड होती हुई ये बेंड हो जाएगी, इधर जाएगी। और भी देखिए कि यहाँ से लाइट मान लो ये गई है तो ये इधर जाती है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। यानी कि ये जो सोर्स S1 और S2 हैं, these two sources act as coherent sources and they can be obtained from the single source। और हमने इसे बाय प्रिज्म मेथड से प्रोड्यूस किया है। कोहेरेंट सोर्स कैन बी obtained by यंग डबल स्लिट मेथड और बाय प्रिज्म मेथड। एक और मेथड है बाय लियोड मिरर मेथड, यानी कि जो तीसरी मैं बात कर रहा हूं, बाय लियोड मिरर मेथड। इससे भी कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। कैसे, वो देखिए आप। ये एक प्लेन मिरर होता है, जस्ट दिस इज ए सिंपल प्लेन मिरर, और जैसे ही यहां कोई सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं तो यहां से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाइट जो है, ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई है, ये S और S1, ये वर्चुअल सोर्स है, ये रियल सोर्स है। ये दोनों ही सोर्स S एंड S1 एक्ट एज द कोहेरेंट सोर्सेज। सो प्यारे बच्चों, आपने देखा कोहेरेंट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यंग डबल स्लिट मेथड, बाय प्रिज्म मेथड एंड बाय द लियोड मिरर मेथड। अब एक और जो फिनोमिना है इसमें यूज होता है इंटरफेरेंस में, चलिए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल इंटरफेरेंस की हम लोग बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट देखिए बेटे, प्यारे बच्चों, ये भी इसमें यूज होता है। ये कहता है कि 2 और मोर लाइट वेव्स ऑफ सिमिलर टाइप प्रोपगेटिंग इन ए डायरेक्शन एंड गेट्स सुपरइम्पोज, एक दूसरे में मिल जाती है, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू the vector sum of the displacement of the individual waves. Like this is the superposition principle. अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये होता क्या है, मैं एक पॉइंट कर रहा हूं। मान लो आप सबके पास कुछ सिक्के हैं, कुछ पैसे हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लिया। यानी कि तुम्हारे पास थी वो सिक्के सारे और मैंने उनको इकट्ठा कर लिया है। अब फिर मैं उनको पुनः बांट देता हूं ऐसे, तो क्या होगा, किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे और किसी के पास कम आ जाएंगे। यानी कि मैंने उन सिक्कों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इसी तरीके को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए बेटे, अब मैं बात, ये तो एक कॉन्सेप्ट था इसको समझने के लिए, लेकिन अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। क्या है द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी।
redistribution of light energy due to superposition of light waves from two coherent sources is called interference of light. प्यारे बच्चों, अपने नोट्स साथ साथ वीडियो को स्लो प्रोसेस से स्लो मोशन में देखते हुए आप बनाते रहें। फिर भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए, हम जानते हैं लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। दो तरह की वेव्स होती है ना, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, बट लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इट प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। लाइक ये देखिए, ये इस तरह से प्रोपगेट करती है, ये क्रस्ट कहलाता है, ये ट्रफ कहलाता है। और जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आती है और वो लाइट के ट्रफ पर गिर जाए, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये दूसरी लाइट है मान लो, और वो एक दूसरे पर इस तरह से सुपर इम्पोज हो जाए, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये y1 है और इसका y2 है, तो ये कितना हो जाएगा y। ये देखिए रिजल्टेंट वेव काफ़ी, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव बिकम्स वेरी लार्ज। और जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। वी ऑब्टेन्ड दी मैक्सिमा कोरस्पॉन्डिंग सच पॉइंट्स। जहां जहां ऐसा हो रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमा अपीयर होता है। सच इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन क्रस्ट ड्यू टू वन वेव, सपोज कीजिए ऐसे लाइट हो रही है, ये एक लाइट वेव है और ये दूसरी है, ये ऐसे एक सोर्स से ये लाइट आई है, दूसरे सोर्स से, और ये सुपर इम्पोज हो गई, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगी। देखिए नतीजा क्या होगा बेटे, कि जो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी कम हो जाएगा। लाइक दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव एंड इट्स वेरी वेरी स्मॉल। ये देखिए y इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये y1 है और यहां पर मान लो ये y2 है, ये रिजल्टेंट वेव है, इसका y। मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हेन क्रस्ट ड्यू टू वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ड्यू टू अदर वेव, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव बिकम्स मिनिमम and we get the minima corresponding to such points. Such interference is called destructive interference. इस तरह से इंटरफेरेंस हमारा दो तरह का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम मैक्सिमाज मिलते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिनिमाज या फिर डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ही जिस स्टूडेंट के पास कुछ ज़्यादा आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पैसे, वो खुश हो जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है, उसमें मैक्सिमा हो गया। कंस्ट्रक्टिव हो, कुछ ना कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन हुई। लेकिन कुछ बच्चों के पास, जिनके पास पहले ज़्यादा था लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो उनके हिस्से में ज़्यादा नहीं आया, कम आया, तो उनको चेहरा डार्क हो जाता है, वो मुरझा जाता है कि मेरा तो पैसा चला गया है। वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। हम देखते हैं जैसे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब जो हम यहाँ बात करेंगे, आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, वह है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ wave front. In this case, a same wave front
divided in two parts. Then these two parts propagates through a medium and gets superimposed, and interference takes place, and we obtain the interference pattern on the screen. Interference by division of wavefront के कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे इंटरफेरेंस इन केस ऑफ बाई प्रिज्म मेथड से, और बाई इंटरफेरेंस बाई दी यंग डबल स्लिट, और इंटरफेरेंस बाय द लियोड मिरर एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस. और इसको आप थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं. यहां हम कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमाज निकालेंगे कि मैक्सिमा कब होता है, क्या कंडीशन है उसकी, और मिनिमा कब होता है. तो चलिए, दो कोहेरेंट सोर्सेज पैदा किए, प्रोड्यूस किए, और वहाँ से लाइट वेव्स आई और सुपर इम्पोज हो गई, और उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न मिला हमें. तो चलिए देखते हैं. मैथमेटिक्स है, साथ साथ नोट्स आप बनाते रहिए. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स फ्रॉम two coherent sources is given by y1 is equal to a sin omega t. जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही थी उनको हम इस तरह, क्योंकि वो साइन फॉर्म में है, साइनसोइडल है, और दूसरी y2 is equal to a sin omega t plus phi, where a is the amplitude of the wave which is same in both the cases. दोनों ही वेव्स में इनको हम सेम ले रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है. a क्या है, चलिए मैं बता देता हूं आपको यहां पर. where a is the amplitude of two waves which is taken same in both the cases because the light comes from the two coherent sources. Omega is the angular frequency and phi जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इनमें फेज डिफरेंस है दोनों में, और ये कॉन्स्टेंट लिया जाता है. phi is the constant phase difference. अब प्यारे बच्चों देखिए, ये दो वेव्स हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दी सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट आई और सुपर इम्पोज हो गई. तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the displacement of the resultant wave is given by the displacement of resultant wave is given by, देखिए बेटे, y is equal to y1 plus y2. यही तो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस इन दिस इक्वेशन. y इज इक्वल टू, y1 कितना है ये रख देते हैं इन दोनों को, y2 y1 हम रख देते हैं, तो हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और a को हम बाहर ले लेते हैं, प्लस साइन ओमेगा टी. कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 से ये लिख दिया. अब यहां पर एक फार्मूला लग रहा है, देखिए, साइन c प्लस साइन d का, तो क्या होता है वो 2 हम बाहर ले रहे हैं, और ये देखिए क्या लिख रहे हैं यहां पर 2 साइन c प्लस d, यानी साइन c प्लस d बाई 2, और फिर देखिए, और कोस c माइनस d. जब इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी
बाई 2। यहां पर इसको देखिए y इज इक्वल टू, आप आराम से देखिए 2a, और ये टर्म जो है क्योंकि ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया है, और ये देखिए कोस 5/2 और साइन 2 ओमेगा टी प्लस नीचे 2 करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5/2। यहां पर एक पॉइंट देखिए कि ये वेव है, और ये जो 2a इंटू दिस है, ये क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये टर्म आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। दिस इक्वेशन गिव्स दी एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव। इन दोनों वेव के सुपर इम्पोजिशन से ये वेव बनी। वेर ए क्या है, ए मैं बता देता हूं यहां पर, ए जो है ये इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ए इज इक्वल टू, ये किसके स्थान पर हमने लिखा है, ये देखिए 2a इंटू कोस 5/2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये एम्पलीट्यूड है। और हम जानते हैं जैसे हमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी हो तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है इनटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी कि हम ये कहेंगे कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ 1 ले लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये है ना, ये एम्पलीट्यूड है, तो फिर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4a², इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और कोस स्क्वायर 5/2। दिस इक्वेशन गिव्स द इंटेंसिटी। अब पॉइंट्स यहां पर ये, मान लो हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए स्पेशल केसेस में, तो यहां पर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि स्पेशल केस देखिए, हम कंडीशंस निकाल रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा। तो चलिए पहला ही ले रहे हैं, फॉर मैक्सिमा और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, तो ये जब कोस स्क्वायर फाई जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ओनली इफ, ये देखिए दिस कोस स्क्वायर 5/2 इज मैक्सिमम, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब कोस स्क्वायर 1 है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कोस 5/2 इट इज इक्वल टू प्लस -1, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 1 आता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, तो ये लिख दिया। ये कब होता है, जब फाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा 1 कब होता है, कोस 0 होता है, कोस पाई जो है वो -1 होता है, कोस 2 कोस 3 यानी कि इस तरह से होता है। आप इसको लिख सकते हैं n पाई, जहाँ n जो है वो 0 1 2 3 4 5 है, और अगर मैं ये तो 5/2 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2n पाई, प्लस माइनस दोनों ही हो सकते हैं। ये देखिए तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि फॉर मैक्सिमा के लिए जो हमारा फेज डिफरेंस है इट मस्ट बी ±2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अगर हम पाथ डिफरेंस की टर्म में देखें, देखिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इनकी टर्म में अगर हम देखें, अब खुद ये देखिए कि जैसे सपोज कीजिए एक ये वेव है, ये वेव है कंप्लीट मैंने दिखाया है, और दूसरी वेव ये है, ये देखिए। आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, फेस डिफरेंस कितना है, 0 है ना। अगर मैं ये कहूं, ये देखिए
ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। एक वेव ये है और दूसरी वेव सोर्स से ये है। अब इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया है? लैम्डा के बराबर हो गया है। एक वेव की पूरी होगी ना, ये इतना पाथ डिफरेंस है। अब आप देखिए कि अगर फेस डिफरेंस 2 पाई का है तो फिर पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा का हो गया। मैं वही बात यहां कहने चाह रहा हूं आपको कि अगर फेस डिफरेंस 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। अगर फेस डिफरेंस 1 का है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई। और अगर फेस डिफरेंस पाई का है तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। यानी कि जो मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं कि पाथ डिफरेंस की टर्म में अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालना चाहते हैं तो वो कितनी हो जाएगी? इट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यूज आप यहां रख दीजिए 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है और हमारे पास ये जो कंडीशन आ गई है वो आ गई है प्लस माइनस लैम्डा n लैम्डा। आप देख सकते हैं n लैम्डा। अब आप कह सकते हैं ये कंडीशन हमारे पास मैक्सिमा की आ चुकी है कि पाथ डिफरेंस की फॉर्म में आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमास द फेस डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्योंकि यहां जो लैम्डा की n की वैल्यू है इट इज आइदर 0, 1, 2 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने मैक्सिमा की कंडीशन निकाली। ये चीज हमारे पास आ गई। यहां से अब हम इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? नाउ आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? ये पहले मैंने बता दिया कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कितनी होती है? 1। तो हम क्या कहेंगे? इट इज इक्वल टू 4a²। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें हमने जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का वो सेम लेके चले थे, y लेके चले थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भी दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रही है उनका एम्पलीट्यूड सेम हो। अगर सेम ना हो तो फिर ये रिलेशन कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये कब होगा? ये होगा इफ a1 इज नॉट इक्वल टू a2, मतलब व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव इज नॉट इक्वल, तब ऐसा होगा। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। अब देखिए, ये हमने मैक्सिमा की कंडीशन निकाली थी। ठीक ऐसे ही हम मिनिमा की कंडीशन निकाल लेते हैं। फॉर मिनिमास, और इसे हम फॉर कंस्ट्रक्टिव की बजाय यहां क्या लेंगे? हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर डार्क फ्रिंजेस, वो आप यहां कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेस द इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम। और मिनिमम कब होगी? क्योंकि ये तो उतना ही है, ये मिनिमम होगा। फॉर मिनिमास कोस स्क्वायर 5/2 इज मिनिमम। और मिनिमम कितनी होती है? 0। जब ये 0 होगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और हमें स्क्रीन पर क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। और ये कब होता है? ये देखिए, कोस स्क्वायर 0 कब होता है? ये 0 जब 5 की ये वैल्यू होती है, यानी कि 5/2 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी प्लस माइनस 2n प्लस 1 बाई, ये देखिए, ये पाई/2। 2 से 2 हम यहां कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई। यानी कि जो फेस डिफरेंस शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ दी पाई। यहां से देख सकते हैं इस चीज को आप। जैसे सपोज कीजिए एक ये वेव हमारे पास है और ये दूसरी वेव है। ये कोहेरेंट सोर्स 1 से आई है, ये कोहेरेंट 2 से, और ये जो पाई का फेस डिफरेंस है ये देखिए। दूसरी वेव हमारी ऐसे चलेगी, यानी अगर फेस डिफरेंस 5 है तो ट्रफ ड्यू टू वन वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ड्यू टू अदर, क्रस्ट ड्यू टू वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ड्यू टू अदर। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, ऐसा ही हो रहा है। और ये कितना है? ये λ/2 का पाथ डिफरेंस आ गया है। मैं ये कहने चाह रहा हूं कि ये आ गया। अब अगर इसी चीज को हम पाथ डिफरेंस की टर्म में निकालें तो ये देखिए,
इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की टर्म में ये कितना आएगा, इट इज इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इंटू फाइव यही होता है। फाइव की वैल्यू यहां रख दो बस, तो देखिए कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n+1 इंटू पाई, ये प्लस माइनस हो जाए क्योंकि अभी प्लस माइनस है, पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया है, और हमारे पास जो कंडीशन आ गई है मिनिमा के लिए वो देख लीजिए, सॉरी क्या आ गई, पाथ डिफरेंस की फॉर्म में इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये देखिए 2n+1 पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, ये दिस इज द कंडीशन। या तो ये है, या फिर फेस डिफरेंस की टर्म में हमने क्या निकाला था, प्लस माइनस 2n+1 पाई। मेरा मतलब है जहां n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, अभी अभी आपने यहां देखा था कि जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब तब हमें मिनिमा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। यानी फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेस डिफरेंस ऑफ द वेव्स from two coherent sources must be odd multiple of pi, or path difference must be odd multiple of lambda by 2, and minimum intensity कितनी होगी, ये देखिए I minimum here, it will be intensity will be minimum if this cos square phi कितना होगा 0, तो ये कितनी हो जाएगी 0। लेकिन ऐसा प्यारे बच्चों कब होता है, जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का बराबर होता है, उसको हमने ए लेके चले थे, ये cos 0 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। और आप यहां ये कह सकते हैं कि फॉर द परफेक्टली डार्क मिनिमा द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स मस्ट बी इक्वल, ये कंडीशन है, ये भी आप देख लेना। अब सिचुएशन दूसरी है कि मान लो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, देखिए जब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है फिर तो ये करनी, ये रिपीट इस तरह से देखिए, एक तो ये वेव है और दूसरी ये वेव है, ये +10 है मान लो, ये -10 है, मिलेगी तो क्या, ये 0, बिल्कुल मिनिमम एम्पलीट्यूड हो, 0 एम्पलीट्यूड हो जाए, परफेक्टली डार्क मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि कुछ कहानी इस तरह, ये दूसरी वेव, ये A1 है एम्पलीट्यूड इसका और इसका A2 है जो कि बराबर नहीं है, तो फिर रिजल्टेंट ये होगा, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत इंटेंसिटी उसकी रहेगी, वो हमें मिलेगी, और वो किसके बराबर होगी, ये जो फार्मूला होगा हमारा इंटेंसिटी का, मिनिमम जो है वो किस फार्मूले से निकालेंगे वो देख लीजिए बेटे, वो उस समय होगा A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये कब होगा, इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमा। तो अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हैं। अब इसको हम एक पैटर्न के रूप में देखना देखें तो कैसा पैटर्न हमें मिलेगा, और उस पैटर्न को जो स्क्रीन पर हमें मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। तो द इंटरफेरेंस पैटर्न इज एज, इधर आप फेज डिफरेंस या फाई डिफरेंस ले सकते हैं, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, और ये देखिए जो मैक्सिमम यहां पर आपको मिनिमा मिल रहा है 5 पाई पर, और यहाँ मैक्सिमा, यहाँ फिर मैक्सिमा मिलेगा, मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो कितनी थी 4a² इंटू cos² 5/2, और ये देखिए ये मैक्सिमा हो गया, पाई पर फिर 0 हो गया, यहाँ पर फिर हमें मैक्सिमा मिला है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैक्सिमा की कंडीशन है, 3 पाई पर मिनिमा है, ये देखिए। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और हम देख रहे हैं कि मैक्सिमाज एंड मिनिमाज लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस, और सभी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में बराबर होती है। तो दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल सिलेबस आपका इसी तरीके से हम अपलोड करेंगे।
आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपको अच्छा या बुरा या कुछ सुझाव इसमें आपको लग रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय आने पर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हो जस्ट तुरंत आपको पता चल जाए। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इसी के बारे में कि जो फ्रिंज विड्थ है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो तब तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।